Hello, dear student. Welcome you all in my channel. I am Ankita Singh and मैंने ऑलरेडी एग्रीकल्चर चैप्टर के 2 वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं। कुछ पोर्शन बच गया था इस चैप्टर का, तो मैंने सोचा एक छोटा सा और वीडियो बना के उसको वाइंड अप कर देते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये उस चैप्टर का वाइंड अप लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जो बची हुई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे लास्ट लेक्चर में, कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए हैं सरकार ने एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फूड सिक्योरिटी क्या है और उसकी हेल्प से क्या क्या होता है, कैसे फूड को सिक्योर किया जाता है। हमारी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, ये भी हम समझेंगे इस लेक्चर में। और साथ ही साथ मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक रिवीजन लेक्चर भी दे दूँगी इसी वीडियो में। और मैप स्किल भी आपको बताऊंगी। जो जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में हमने अभी समझा कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन दिस चैप्टर। लास्टली हम लोग कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट मेजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो कि सरकार यूज़ करती है, रिफॉर्म्स लाई है। कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स, कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, तो उन सब के बारे में आज बात करेंगे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि सरकार ने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें की है। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम अवेलेबल कराया जिससे फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी इमर्ज कराई जा सके, उनको प्रोवाइड कराई जा सके। फिर सेकंड है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। जो भी फार्मर्स होते हैं वो भी इंश्योरेंस कराते हैं अपने फील्ड का, अपनी फसलों का, जिससे अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, नेशनल कैलेमिटीज़ हो जाए, डिज़ास्टर हो जाए, तो उस टाइम पे वो अपने लॉस को रिकवर कर सकें। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने इससे पहले भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है और ये इससे क्या हेल्प है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट एक प्राइस इशू करती है, सब्सिडाइज प्राइस इशू करती है फार्मर्स को, जिससे उनका जो प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन का जो भी कॉस्ट आती है, जो भी पैदावार में जितना भी उनका खर्चा हुआ होता है, उससे एक मिनिमम अमाउंट उनको, एश्योर्ड अमाउंट उनको मिल सके। वो इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थक मूल्य भी। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी सेटअप की गई है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लान्स, ऐसे रिसर्च किए जाते हैं। कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स, इक्विपमेंट्स, इन सब को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे फार्मर्स अपने फील्ड को और अच्छे से फर्टाइल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उससे ले सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स फैक्टर्स लाए हैं। इसी के साथ ही साथ इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप किए हैं, हॉर्टिकल्चर सेंटर भी सेटअप किए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल एंड फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके और न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो इंट्रोड्यूस कराया जा सके। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने की है। अब हम बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है।
आपने फूड सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ा है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। मैंने आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया भी था, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी और उससे क्या फ़ायदे हैं। फूड सिक्योरिटी जो है वो पूरी कंट्री में फूड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मींस पूरी कंट्री के सिटीजन्स को फूड इंश्योर कराया जाता है, एक्सेस कर सके वो सारे फूड को, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उसको एक्सेस कर सकें। मींस जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है पर ईयर, और वो प्रोडक्शन जो होता है वो कंजप्शन के बाद जो लेफ़्ट ओवर बच जाता है, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उस सरप्लस प्रोडक्शन को गवर्नमेंट एफसीआई की हेल्प से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प से उसको स्टोर्स कर देती है। स्टोर करके उसको अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग चैनल्स के द्वारा उसको टाइम टू टाइम पे यूटिलाइज़ करती है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी जो है उसको हम ये भी कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम, accessibility ऑफ फूड आइटम एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड आइटम। यही फूड सिक्योरिटी होती है कि हमें फूड आइटम इजीली एक्सेस हो सके, इजीली अवेलेबल हो सके, और हम उसको इजीली अफोर्ड भी कर सकें। और यही सारी चीज़ें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है। फूड सिक्योरिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है जैसे कि पीडीएस। पीडीएस यहाँ पे रिटन है। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम। पीडीएस शॉप्स हर जगह जगह पे होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी राशन शॉप जगह जगह पे सेटअप की गई होती हैं सरकार द्वारा। ये जो राशन शॉप्स होती हैं इनका काम होता है एक मिनिमम सब्सिडाइज्ड अमाउंट में ग्रेन्स को अवेलेबल कराना। हर एक पुअर मिडिल क्लास जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उन सारे पर्सन्स को एक मिनिमम अमाउंट में फूड अवेलेबल कराना। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं बफर स्टॉक की। ये बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक जो है वो एक स्टॉक होता है जो सरप्लस अमाउंट, मैंने आपको जैसे बताया कि साल भर में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को कंजप्शन के बाद जो लेफ़्ट ओवर बच जाता है, जो सरप्लस बच जाता है, उस सारे सरप्लस को एफसीआई स्टोर कर लेती है अपने पास, अपनी ग्रैंडरीज में स्टोर कर लेती है। और कभी भी ऐसा जैसे पेंडेमिक सिचुएशन या एपिडेमिक सिचुएशन कभी अराइज़ हो जाए, कभी इमरजेंसी आ जाए या नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्टोर की हुई होती है बफर स्टॉक ग्रेन्स की, उन सबको यूटिलाइज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उत्तराखंड में फ्लड आया था तो उस समय वहाँ के लोगों को फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक्स के थ्रू ही एफसीआई ने मौजूद करवाया था। और ऐसे ही एक बार जब इंडो पाकिस्तान फ्लड आई थी तो उस समय भी एफसीआई ही इंश्योर करती है कि किस तरह से जहाँ पे ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई हो, या हो सकता है किसी एक स्टेट में प्रोडक्शन बहुत कम हुआ हो और वहाँ की सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई हो, भुखमरी की सिचुएशन आ गई हो, तो ऐसी सिचुएशन को compete करने के लिए सरकार बफर स्टॉक का यूज़ करती है और इसको मेंटेन करती है रेगुलरली, जिससे फ्यूचर में कभी भी कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। क्योंकि आप सबको पता है कि फ्यूचर इनसिक्योर होता है, हम लोग को पता नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। इसीलिए ये फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेंटेन बफर स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा वाइंड अप होता है और अब मैं मूव करती हूँ एक रिवीजन की तरफ। इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें एक साथ गैदर्ड हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो पढ़ा कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, what are the different forms of agriculture, एग्रीकल्चर क्या है, किस
एग्रीकल्चर क्या है और इसकी मीनिंग क्या होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर एक ऐसा वर्ड है जो कि दो लैटिन वर्ड से बना है। पहला वर्ड जो है वो एग्री है, दूसरा वर्ड कल्चर है। तो ये दोनों जो वर्ड हैं ये लैटिन वर्ड हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसमें से एग्री का मतलब होता है लैंड एंड कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट। तो जो होल मीनिंग है एग्रीकल्चर वर्ड की वो है लैंड कल्टीवेशन। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे हमने समझ लिया एग्रीकल्चर वर्ड की मीनिंग क्या है, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर में हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में भी पढ़ा कि झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। अब हम देखते हैं कि जैसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और झूमिंग कल्टीवेशन, उसी में आती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी इसे कहते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में। फिर हमने पढ़ा डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, राबी, खारिफ और जायद। ये 3 डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स हैं हमारे इंडिया के। और हमने मेजर क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में भी पढ़ा। कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं? ग्रेन क्रॉप्स, नॉन ग्रेन क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स। ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और अलग अलग इंडिविजुअली हमने अलग अलग क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा कि उसको किस तरह से कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब उसको लगाया जाता है, और कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए चाहिए, और कहाँ कहाँ वो पाई जाती हैं, ये भी हमने इसमें पढ़ा। आप लोग ये ज़रूर इंश्योर करिएगा कि इस चैप्टर में जो मैप स्किल है वो आपकी मैप स्किल बेसिकली कौन सी क्रॉप किस एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ये सब इंश्योर करने के लिए ज़रूर आएगी। तो वीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, राइस का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये सब, और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स जिनके बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया है, उन सबको ज़रूर फोकस करिएगा, उनको प्लॉट करके देखिएगा। और मैं नेक्स्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगी कुछ चीज़ें मैप स्किल से भी रिलेटेड, आपको ग्रुप में सेंड करूंगी। तो उसके लिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, नेक्स्ट सब सब्जेक्ट्स के वीडियोस, नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियोस जो मैं प्रोवाइड कराऊंगी उसको आप ज़रूर वॉच करिए, फीडबैक दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कराइए। अटेंडेंस आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, बट अपना नाम ज़रूर इंश्योर करिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। टिल देन, बाय बाय।